ज़रा हटके में खुशामदीद। वसतुल्लाह ख़ान शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। इस प्रोग्राम पर हम अक्सर ज़िक्र करते हैं हमारा जो मुतनाज़ा कानून है पीका, उसके तहत आपको याद होगा सीनियर सहाफ़ी हैं फ़रहान मलिक, उन्हें 20 मार्च को उठा लिया गया था, गिरफ़्तार किया गया था। आज अदालत से उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया है। 17 दिन वो जेल में रहे। उनके वकील मोइज़ जाफ़री साहब से प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग ग्रुप जो है उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में पहले बात करते हैं। उनका केस जो है वो इस्लामाबाद की एक हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये केस यकायक उसका बेंच बदल गया, जज भी हैरान रह गए। ये मामला क्या है, इस पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट्स के हवाले से पूरा दिन ख़बरें गर्दिश करती रहीं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप हो, चीन हो, हांगकांग हो, सऊदी अरब हो, और ख़ुद यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा कि जैसे कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि एक ब्लड बाथ था और अरबों डॉलर इन स्टॉक मार्केट में वो लोगों के डूब गए, सरमायाकारों के। और इसका ताल्लुक़ किस चीज़ से है? सदर ट्रंप से, और उनकी जो पॉलिसी है इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ाने की दीगर मुल्कों के लिए। पिछले हफ्ते हमने देखा कि चीन ने जवाब दिया उनके टैरिफ्स का और अपनी तरफ से भी टैरिफ्स लगाए, लेकिन बाकी मुल्क भी पीछे नहीं हैं। कनाडा ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए हैं। यूरोप में लग्जमबर्ग में इस वक्त एक मीटिंग चल रही है जिसमें कवी इम्कान है कि 15 अप्रैल से यूरोप भी अमरीकी गुड्स पर 20 से 25% के टैरिफ्स लगाने जा रहा है। पाकिस्तान भी इससे मुतासर है, उसकी भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पे जो टैरिफ्स लगे हैं अमेरिका के उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन पहले क्विकली एक ये राउंड हम कर लें कि स्टॉक मार्केट्स में आज हुआ क्या। तो यूरोप में हमने देखा कि ठीक ठाक, जर्मनी के अंदर जो है कंसर्न पाई जा रही है। हमने देखा कि साउथ कोरिया में कोई 8% जो है वो स्टॉक गिर गया। जापान में 9% गिर गया। मैं हैरान हुआ ये देख के भी कि तेल की कीमतें भी जो हैं वो गिर रही हैं, क्योंकि अब ये एक फियर है कि शायद आलमी इकॉनमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी, उसकी जो वैल्यू है उसमें भी काफ़ी कमी आई है। तो हर तरफ से हमने देखा कि उधर से ट्रंप साहब टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं और स्टॉक मार्केट, तेल की कीमतें, बिटकॉइन वो जो है वो गिरता जा रहा है। तजारती ज़लज़ला आया हुआ है। तजारती ज़लज़ले से कम नहीं है ये सब, है ना। हालांकि मुझे भी याद पड़ता है, हमने कई दफ़ा हमने देखा है कि जी कि स्टॉक मार्केट में ये हो गया वो हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेरी अनयूजुअल। अच्छा, बड़े इसमें मज़ेदार किस्म की टर्मिनोलॉजी जो है मैं आज पढ़ रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था। मसलन ज़ाहिर ट्रंप साहब दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा पुरसुकून आदमी हैं, और दूसरे नंबर पे जो पुरसुकून आदमी हैं उनके जो ट्रेड एडवाइज़र हैं पीटर नवारो, वो हैं जिन्होंने कई असल में ये गेम डिज़ाइन की। ट्रंप साहब का ट्वीट था कि जी ये स्टूपिड पैनिक है जो हर तरफ फैला हुआ है, और उन्होंने अमरीकियों से कहा कि भाई सब्र और जुर्रत का मुजाहरा करें, हमारी अज़मत के दिन फिर आने वाले हैं, और कभी कभी जो लाभ देना पड़ता है आलमी रहनुमा मुझसे डील करने के लिए मरे जा रहे हैं। इत्तलात हैं कि 50 ममालिक ने ट्रंप साहब से रब्ता कायम किया है। लग्जमबर्ग में जो आपने यूरोपीय यूनियन की तिजारती कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, तो उस मौके पे भी बड़ी मज़ेदार टर्मिनोलॉजी, मसलन जर्मन वज़ीर इक़्तिसादियात ने कहा कि अब हमें भी तिजारती बजूका चलाना पड़ेगा। बजूका से आप वाकिफ़ होंगे। अच्छा, EU जो ट्रेड कमिश्नर है उनका कहना है कि अब यूरोप को भी अपना टूल बॉक्स या टोल बॉक्स खोलना पड़ेगा। तो इस तरह के भी मज़े आ रहे हैं। तो बयानात जो चल रहे हैं उसमें हमने देखा कि ट्रंप साहब का जो लेटेस्ट बयान सामने आया, उन्होंने ज़ाहिर खफकी ज़ाहिर की है कि चीन ने जवाबी टैरिफ क्यों लगाए, और अब उन्होंने धमकी दी है कि मज़ीद भी हम 50% इजाफी टैरिफ लगा सकते हैं। अच्छा, ये बच्चे नहीं होते जिस तरह ज़िद कर रहे होते हैं। हालांकि आपको इवेंचुअली बैठ के बात करनी होगी। यूरोप से अभी ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि आएँ बैठें बात करते हैं। 0 वाले टैरिफ की भी उन्होंने बात की है। ट्रंप साहब का जो अपना बयान सामने आ रहा है वो कह रहे हैं कि आई एम रेडी टू टॉक, इफ़ यू वांट टू टॉक जस्ट कॉल मी एंड आई एम रेडी टू टॉक। एक मज़ेदार खबर ये कि इसराइल ने भी
अमरीकी मसनूआत पे 17% टैरिफ लगा दिया जी इसराइल ने भी। जी, और इस वक्त उनकी नेतन्याहू से जो मुलाकात हो रही है उसमें बहुत सारे मामलात हैं, गज़ा की सिचुएशन है, लेकिन नेतन्याहू के लिए जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये कि भाई हमारे ऊपर से ये टैरिफ आप हटा दें। तो टैरिफ जो है इस पर बात हो रही है। हम पाकिस्तान की भी बात लें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आज हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो 6287 पॉइंट्स की तारीख़ी कमी उसमें वाक़ हुई। कारोबार को बंद करना पड़ा आर्जी तौर पर, उसके बाद रिकवरी हमने देखी जब कारोबार खुला, लेकिन फिर भी ओवरऑल हमने देखा कि आज के दिन जब इंडेक्स जब स्टॉक मार्केट बंद हुई तो वो 3882 पॉइंट्स की कमी उसमें ओवरऑल वाक़ हुई। तो ज़रा इस सिचुएशन को समझते हैं। मौजू थोड़ा सा डेंस है लेकिन इसका ओवरऑल मुल्क के हालात से भी काफ़ी ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं, यूसुफ नज़र साहब। यूसुफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो एक थोड़ा सा खुलासा बता दिया कि दुनिया में क्या हुआ है। आपके मुताबिक ये क़यामत सुग़रा है? लोग कह रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ी तबाही है। जी शुक्रिया मुझे दावत देने का। ये जो ट्रंप साहब ने इनिशिएट किया है, अब बात मुज़ाकरात या ट्रांजैक्शंस डील करने से मेरे ख्याल से बहुत आगे बढ़ गई है। और इक़्तिसादी तौर पे जो एक बहुत बड़ी चीज़ जो मार्केट्स के लिए बहुत अहम होती है वो है कॉन्फिडेंस। कि एक तो जो मार्केट का कॉन्फिडेंस है वो तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, और ना सिर्फ ये कि तबाह हो चुका है बल्कि अमेरिका और जो उसके एलाइज थे उनके दरमियान आपस का कॉन्फिडेंस भी जो है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है ट्रंप के एक्शन से। और फिर जो है वो जो अमेरिका और चीन के दरमियान जो एस्केलेशन देखने में आया है, जो शदीद जो ट्रेड वॉर जो है वो अब अमेरिका और चाइना के जो शुरू हुआ था तनाज़ा ट्रेड का, वो अब एक ग्लोबल ट्रेड वॉर बन चुका है जिसमें अमेरिका एक तरफ है और सारी दुनिया दूसरी तरफ नजर आती है। जहां तक ताल्लुक है अमेरिका के जो ट्रेड डेफिसिट है सालाना तौर पे ये तकरीबन 902 बिलियन से या $1 ट्रिलियन तक तकरीबन उनके जीडीपी का 3 से 3.5% तक होता है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है 40% से ज्यादा उसका ताल्लुक उसके डेफिसिट चाइना से जो है वो उससे है, इसलिए कि चाइना से अमेरिका बहुत इंपोर्ट करता है। तो चाइना इसमें सिंगल लार्जेस्ट जो है वो प्लेयर है, और उसका जो रिएक्शन आया वो ट्रंप के इस ऐलान से 2 ही दिन के बाद जब उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने जो 34% लगाया था उन्होंने टिट फॉर टैट जो रिएक्शन में 34% लगाया। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर 9 अप्रैल तक उन्होंने इसको वापस नहीं लिया तो फिर वो मजीद 50% जो है वो टैरिफ लगा देंगे। ये मैं देख रहा हूं पहला, मेरे ख्याल से मेरे एक्सपीरियंस में पहली मर्तबा है कि तकरीबन तमाम जो एक्सपर्ट जो हैं और इकोनॉमिस्ट वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ट्रंप साहब की ना सिर्फ ये कि समझ का कसूर है बल्कि उनके एक्शंस भी इंतहाई रेकलेस हैं, जो ये दुनिया की जो पूरी जो स्टेबिलिटी है वो उसको तबाह कर सकते हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो मैं कोई अलार्मिस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहता है और ट्रेड वॉर इसी तरह बढ़ती है तो हमें पिछले 100 साल के सबसे बड़े इक्तिसादी बुहरान का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, और ये समझना जरूरी है। यानी एक मिनट आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 से लेके और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, ये उसका बाप साबित होगा? जी देखिए, उस डिप्रेशन में उस वक्त अमेरिका के सदर हर्बर्ट हूवर थे और उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे जो तकरीबन 20% थे ऑन एवरेज। ट्रंप साहब के जो एक्शंस हैं उन्होंने ऑन एवरेज जो है टैरिफ्स का रेट जो है ऑन एवरेज 25% कर दिया है। तो ये जो 1930 में जो एक्ट था जिसको स्मूथ हेली एक्ट कहा जाता है 1930 का, उसके मुकाबले में ये एक्चुअली ज्यादा है। और एक बहुत बड़ी फिक्र की बात यह है कि इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस उससे कहीं ज्यादा है जो उस वक्त थी। तो उस वक्त हुआ क्या था, उन 3-4 सालों में दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड थी वो कोई 60% से कोलैप्स कर गई थी। जो बेरोजगारी थी वो हर
हर यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में हर 4 में से 1 आदमी बेरोजगार था और मईशतें तबाह हो गई थी। उसके नतीजे में ही जो है वो हमारी जो हमवार हुई थी रास दूसरी जंग अजीम की। तो ये क्राइसिस जो है खुदा ना करे कि उस जगह पहुंचे, लेकिन इस वक्त जो इंडिकेटर्स जो हैं वो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट्स के बल्कि जो बॉन्ड मार्केट्स हैं या करेंसीज हैं वो सारे जो हैं वार्निंग साइंस फ्लैश कर रहे हैं, जो बहुत ही खतरे की अलामत है। और ऐसे साइंस जो हैं हमने कभी नहीं देखे। आज ही हांगकांग जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कोई 13% से गिरा है, जो 1997 के बाद सबसे बड़ा फॉल है। अच्छा, गोल्डमैन साशे की प्रेडिक्शन अभी मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि 45% अमेरिकन इकोनॉमी 45% तक रिसेशन में जा सकती है, जबकि जेपी मॉर्गन 60% तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अब वो कब खुदकुशी कर रही है इन हालात में? देखिए, ये एक बात नोटिस करने की है कि जेपी मॉर्गन या गोल्डमैन सैक्स हैं, ये बैंक्स बड़े मोहतात अंदाज में कमेंट करते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि 45% रिसेशन का प्रोबेबिलिटी है तो शायद उससे ज्यादा ही है। ये उनका एक खास स्टाइल है। लेकिन जो बहुत अहम बात है कि जो जेपी मॉर्गन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डायमंड, उन्होंने बहुत वार्निंग दी है कि ये बहुत खतरनाक तरीके से मामला जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इसको रोका जाए। ऐसा कम होता है कि इतने बड़े बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो बराह रास्त इस सियासी सूरत हाल पे कमेंट करे, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने ये जरूरी समझा वार्न करना। लेकिन ट्रंप साहब, मसला ये कि वो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। हालांकि बड़े बड़े जय्यद इकोनॉमिस्ट ने उनका मजाक भी उड़ाया है, उनको ये भी कहा है कि उनको समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, ये मसले इतने सीधे साधे नहीं हैं। लेकिन वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि वो चाइना से जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है कम करेंगे। तो इसके पीछे कोई प्लान नहीं है। इसमें जो उनकी एक बहुत बड़ी माइंडसेट है, जो मेरे ख्याल से वो 30 साल से इस बात पे बिलीव करते हैं कि हमारे साथ जाती हुई है, वो उसको करना चाहते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इसके नताइज क्या बरामद होंगे। अच्छा यूसुफ साहब, मेरे पास ठीक है, चीन के साथ तो एक राइवलरी है, वो अमेरिका अपने आप को थ्रेटन भी फील करता है। यूरोप तो एक बहुत बड़ा इत्तेहादी रहा है और ट्रंप साहब की जो उनके एडवाइज़र्स हैं, मैं उनका एक बयान देख रहा था और उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि ठीक है यूरोप के साथ हमारा एक ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप, लेकिन यूरोप के जो टैरिफ्स हैं हमारी गुड्स के लिए वो बहुत हाई हैं। और उन्होंने यूके की मिसाल दी, उन्होंने कहा वो इतने ज़्यादा हैं, हमारे कम हैं, उनके ज़्यादा हैं। तो इस तरह तो चल नहीं सकता, इसलिए हम ये बढ़ा रहे हैं ताकि पैरिटी आए कुछ। तो जो आपने कहा कि वो अपने आप को एज अ विक्टिम देखते हैं, लेकिन इस बात में किस हद तक सदाकत है कि अमेरिका के अपने टैरिफ्स बहुत कम हैं और बाकी जो उनके ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके ज़्यादा हैं? देखिए, ये जो अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट है, एक थिंक टैंक है अमेरिका का, उन्होंने मेरे ख्याल से पिछले 2 दिन में पूरा एनालिसिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक फैलेसी है, ये गलत है, ये परसेप्शन जरूर है लेकिन ये गलत है, इसलिए कि इफेक्टिव ट्रेड टैरिफ्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये एक लंबी तवील चीज़ है। लेकिन जो देखने वाली बात है कि खाली उनका जो प्रेमिस है बेसिक ट्रंप साहब का कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है गलत चीज़ है, अव्वल तो वो अधूरी बात करते हैं। वो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो सामान जो होता है और सर्विसेज की वो बात करते नहीं है। हकीकत यह है कि अगर आप पूरे नंबर्स देखें तो अमेरिका का सर्विसेज के सेक्टर में एक्चुअली चाइना के साथ थोड़ा सरप्लस बनता है, कोई $40 बिलियन के नजदीक। तो वो एग्जैजरेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो ये बात कम्युनिकेट करने में नाकाम रहे हैं कि अमेरिका को फायदे कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी जो कंपनीज हैं, एप्पल हुई जैसे, उनको चाइना में ऑपरेशंस करने से कितने फायदे होते हैं, या एशिया में जिस तरह के। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में खुद जो है बहुत इख्तिलाफ राय पाया जाता है स्ट्रेट के इशू पे। जो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर है नेहरू साहब,
वो कुछ और कह रहे हैं। एलन मस्क साहब जो है यूरोप के बारे में कुछ और राय रखते हैं, वो कहते हैं कि जीरो रेट पे जो है एक ट्रेड जोन होना चाहिए। नवारो साहब ये कह रहे हैं कि एलन मस्क को जो है इकोनॉमिक्स का कुछ पता नहीं है। तो ये भी एक बात जो है मार्केट्स की एंग्जाइटी में इजाफा कर रही है कि ट्रंप के जो आला तरीन हुक्काम है उनके आपस में जो है कोई इख्तिलाफात हैं और उनकी कोई एक राय नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो ट्रंप की फिलॉसफी है वो ये है कि हम इन्हें मजबूर कर देंगे टैरिफ या महसूलात लगा के कि वो अमेरिका में आके चीज़ें बनाएं, अमेरिका में आके चीज़ें बनाएंगे तो उस पर 0% टैरिफ हम लगा देंगे। अब मुझे ये बताइए कि वो जो एक मुहावरा है कि हाथियों की लड़ाई में घास कुचली जाती है, तो मैं ये सोच रहा था कि अब बांग्लादेश है या गैम्बिया है, इस तरह के जो ममालिक हैं ये अमेरिका में क्या ऐसी सरमायाकारी कर सकते हैं, वो क्यों इस तरह के ममालिक 100 के करीब है, वो क्यों कुचले जा रहे हैं? नहीं, कुचले तो जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब की लॉजिक बहुत अहमकाना है। वो सारी जो पूरी कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का, ये कंपेरेटिव एडवांटेज का, वो उसकी परवाह नहीं करते। वो ये नहीं समझते या वो समझना चाहते नहीं है कि आखिर बांग्लादेश जो है, जो गारमेंट्स बनाता है, जो $40 बिलियन गारमेंट्स एक्सपोज करता है इसलिए कि वहाँ लेबर सस्ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अमेरिका में कैसे होगा? वो अमेरिका में तो बहुत महंगी तरीके से जो है वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, वो कैसे जो है दुनिया में इस माल को बेचेगा? तो वो कोई लॉजिक बात नहीं है। उन्होंने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके वो आगे बढ़ गए हैं और ये ऐसा हुआ है तारीख में कि जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो तो आपको वो ब्लाइंड कर देती है। तो ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये पहले हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको ग्रेट डिप्रेशन की मिसाल दी, उस वक्त भी यही ख्याल था कि इससे अमेरिका को फायदा हुआ, लेकिन हुआ ये कि अमेरिकी मईशत तबाह हो गई थी। ठीक है, तो यूसुफ नज़र साहब, ज़रा हम देखेंगे कि प्यारा पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस पूरे मामले में। देख लेंगे, वापस आएंगे तो इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की जंगों की, जो मिलिट्री वॉर्स हैं अमेरिका की, उसकी तो तवील एक फहरिस्त है, लेकिन अब हम ट्रंप साहब के होते हुए देख रहे हैं ट्रेड वॉर का बज़ाहिर एक आगाज़ हो रहा है। इसके इम्प्लिकेशंस हमारे जैसे मुल्कों के लिए क्या हैं? तो पिछले हफ्ते जो उन्होंने टैरिफ अनाउंस किए, उसमें वियतनाम पे 46%, बांग्लादेश पे 37%, पाकिस्तान पे 29%। तो हम ये जानते हैं कि अमेरिका की मार्केट हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ी मार्केट है, हमें वहाँ से ज़र मुबादला भी आता है। तो यूसुफ नज़र साहब, पहले अगर सिर्फ हम ट्रेड को देख लें, उसके बाद हम ज़रा देखते हैं कि ओवरऑल इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी, ऑयल वगैरह, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर हम सिर्फ ट्रेड को देख लें, आज अभी कुछ देर पहले ये खबर भी आई कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इसहाक डार साहब के साथ फ़ोन पे बातचीत की है। गो के बज़ाहिर जो अभी तक डिटेल सामने आई हैं उसका ज़्यादा फोकस काउंटर टेररिज्म था, लेकिन ट्रेड भी एक कंसर्न होगा हमारे लिए। थोड़ा बताएंगे कि हमारा यहाँ से इस वक्त क्या व्यू होगा इस्लामाबाद से, जब हम ये देख रहे हैं दुनिया में इतनी मेजर चेंजेस आ रही हैं, तो हमारे कंसर्न्स क्या होने चाहिए, हमारे एफर्ट्स क्या होने चाहिए? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना ज़्यादा क्लोजली काम कर सके ट्रंप के हुकाम के साथ वो करे, और उसमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम बार्गेनिंग करें। देखिए, जिस तरह वियतनाम की आपने बात की, वो ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं कि जी हम 0% कर देते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि जी हम और क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो वो तो उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं। ये सही बात है कि अमेरिका जो है वो हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी तकरीबन 17-18% जो है एक्सपोर्ट्स जो है अमेरिका को जाती हैं। तो हमारा सिंगल लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट मार्केट है। अब उसमें ये सब जो हो रहा है, इसमें जिस तरह केओस अमेरिका में पैदा हो रहा है, डिमांड में भी कमी आ सकती है। तो रिगार्डलेस ऑफ टैरिफ जो है वो अगर डिमांड में कमी आती है, जिस तरह के स्टॉक मार्केट जिसकी प्रिडिक्शन कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा प्रो एक्टिव होकर एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि देखिए, हम जो हैं टैरिफ्स को हटाने पे राजी हैं अगर ये मसला है। मसला ये और भी है कि अमेरिका का जो हमारा जो
हम इंपोर्ट्स कम करते हैं अमेरिका से, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो अमेरिका के लिहाज से एक डेफिसिट है कोई तकरीबन $2 बिलियन का, विच इज़ अमेरिका के लिहाज से इट्स पीनट्स। तो मेरे ख्याल से इस पे बात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा तवील मुज़ाकरात जो है वो करने के बजाय टॉप लेवल पे इसको उठाया जाए। बेहतर ये होगा कि आप जो उनके टॉप अथॉरिटीज हैं, जिस तरह इकोनॉमिक काउंसलर हैं नवारो साहब, या फिर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल पे बात कीजिए और कहिए कि हम पाकिस्तान जो है वो हर कुछ करने को तैयार है ताकि पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, ये तो बायलैटरल बात है। एक तो यूसुफ साहब ये बायलैटरल हो गया ना। दूसरा, जब हम ये बात कर रहे हैं, बाज़ इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि हम शायद एक नए फेज में जा रहे हैं, जो तजारती निज़ाम चला आ रहा है शायद वो रीडिफाइन होने जा रहा है। ऐसे में हमारे जैसे मुल्क जो हैं, मैंने ये भी सुना है कुछ इकोनॉमिस्ट को कहते हुए कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर चीन रिप्लेस करता है अमेरिका के रोल को एज ए लीडिंग इकोनॉमिक पावर, तो फॉर एग्जांपल सम पीपल आर सेइंग जैसे चीन अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहा था ईवीज़ और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी टू द वेस्ट, तो हमारे मार्केट्स में ज़्यादा उसको सूट करेगा, सस्ती ये चीज़ें आएंगी। तो क्या इनडायरेक्टली हम बेनिफिट भी कर सकते हैं इस ग्लोबल लड़ाई से और रिसेशन से? मेरा जवाब से शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, मेरे ख्याल से खुशफहमी की बातें हैं। या तो ये जिन इकोनॉमिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो जो डेप्थ ऑफ द क्राइसिस है, जो उसका स्केल है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और ना ही मैं देखता हूं कि चाइना इस पोजीशन में इस वक्त अमेरिका के रोल को रिप्लेस कर सके। चाइना ने बहुत तरक्की की है, बड़ी तेज रफ्तारी से तरक्की की है कि, लेकिन चाइना जिस तरह से पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर में WTO हो गया, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जो उसका अमेरिका का रोल है, चाइना का रोल इतना बड़ा नहीं है, ना ही उसके जो मिलिट्री पावर है उतनी बड़ी है। चाइना यकीनन मुमकिन है अगले 50 साल में बहुत बड़ी ताकत बन जाए, लेकिन फिलहाल मसला यह है कि अमेरिका का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, और अमेरिका जो है खुद जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर जो है बहुत रेकलेस पॉलिसियां बना रहा है। तो इससे तो ज़्यादा मोहतात तरीके से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को यही करना चाहिए कि जितना वो इस फॉलआउट से बचने की तदबीर पहली करे, उसमें और क्या हो सकता है। लकीली पाकिस्तान जो है वो दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उससे उसका जो इंटीग्रेशन है वो इतना ज्यादा नहीं है। ये फेवर लॉन्ग टर्म में तो हमारे खिलाफ गया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बाज़ औक़ात हमारे फेवर में भी जा सकता है, जैसे कि 2008 के क्राइसिस में गया था। बाज़ औक़ात पसमानदगी भी बचा लेती है इंसान को। आप वो कहते हैं कि गरीब छोटा मोटा मुल्क है, छोड़ो, इट डजंट मैटर। आप ऑयल की प्राइस को ले लिए, ऑयल प्राइस कम होने से हमारा इंपोर्ट बिल जो है कम होगा। देखना यह है कि क्या एक्सपोर्ट्स को अगर दुनिया में कसादबारी होती है, रिसेशन आता है, लोग तो अब डिप्रेशन की बातें भी कर रहे हैं, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से जो अहम तरीन बात है वो ये है कि हम बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट्स जो हैं हमें बढ़ाना है, हमारी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्रिवन जो है इकोनॉमी जो है वो होना चाहिए। ये बात थी इस एजम्पशन के अंदर जो पुराने दुनिया का जो ऑर्डर था, जिसमें WTO था और अमेरिका एक एज अ गारंटर था, वो ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर चुका है। तो पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि हम जिस बात को कह रहे थे कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, वो सारे रूल्स ऑफ द गेम तो हैं, वो तो सारे बिल्कुल उल्टे सीधे हो गए हैं। तो अब क्या होगा? तो ज्यादा सोचने की बात यही है। और एक और चीज जो है कि खुदा ना खास्ता जो अगर वर्ल्ड रिसेशन होता है तो हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को अगर नुकसान पहुंचता है, तो देखने ये होगा कि ऑयल प्राइस कितनी गिरती है और एक्सपोर्ट्स कितनी गिरती हैं। ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन जिस तरह से 2011-12 में पहले हुआ था कि जब ऑयल प्राइसेस कोलैप्स कर गई थी, $100 से लेके पता नहीं $30 तक आ गई थी, तो पाकिस्तान को फायदा हुआ था। 2011 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो था वो सरप्लस में था। तो ये भी हो सकता है कि अगर ऑयल प्राइस हो कोलैप्स करती हैं, जो अभी पिछले कोई 10 दिन में ऐसे ही कुछ मेरे ख्याल से 15% तो गिर चुकी हैं, तो उससे जो है पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म में फायदा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये समझना कि हम कोई फायदा उठा लेंगे या कोई विन विन सिचुएशन होगी, ये थोड़ी सी मुझे कोई ज्यादा ही
ऑप्टिमिस्ट बात लगती है। ठीक है यूसुफ नज़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं एक डूम्सडे सिनेरियो पेंट कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग। हाँ, और इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये निकल सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मैच्योर लीडरशिप की ज़रूरत है कि रीजनल ट्रेड है, इसलिए कि सभी टसे हुए हैं ना इस वॉर में, तो रीजनल ट्रेड अगर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो आपस में भी सरवाइव कर सकते हैं। इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं, लेकिन इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान में पीका कानून के तहत सहाफ़ियों की पकड़ धकड़। एक सहाफ़ी को ज़मानत पे आज रिहा किया गया है, थोड़ा उसकी बात करेंगे। वेलकम बैक। कराची में 2 अलग-अलग अदालतों ने मारूफ सहाफ़ी फरहान मलिक को 2 अलग-अलग केसेस में 1-1 लाख रुपए के मशल्कों पे ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म दिया और उन्हें रिहा कर दिया गया। फ़िलहाल उन पे कोई नया मुकदमा नहीं बना है। फरहान मलिक एक मीडिया प्लेटफॉर्म रफ्तार के सरबराह हैं। उन पर मुल्क दुश्मन मवाद के फैलाव और डेटा चोरी के मुकदमात पीका एक्ट के तहत कायम किए गए थे और 20 मार्च से वो ज़ेर हिरासत थे। मैंने उनके वकील मोइज़ जाफरी उनसे रब्ता किया और उनसे जानना चाहा कि आखिर किस बुनियाद और किन दलाइल पर फरहान मलिक को आज दोनों मुकदमात में ज़मानत मिल गई। जी थैंक यू वेरी मच। आज हमारा कोर्ट में जो पहला मुकदमा था वो फरहान मलिक साहब की बेल थी, जिसके जो उनके रफ्तार के प्लेटफॉर्म के ऊपर पीका के हवाले से इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने 26A जो एक न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड की है, और वो इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि अवाम उन्नास के अंदर खौफ या ख़तरात या नफ़रत के बीच पहुँच सकता है। तो इस केस को हमने इस बुनियाद पर आर्ग्यू किया कि जो इन्फॉर्मेशन है जिसका ये इशारा किया जा रहा है वो 6 महीने FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है। शुरू किया था ये केस हद तक इज्जत का इल्ज़ाम लगा के, क्योंकि उस वक्त पीका का इनके पास आला था नहीं। उसके बाद जब पीका इनैक्ट हो गया तो ये कोई जहमत नहीं की बताने के लिए कि पीका के किस मेयार के तहत अब वो जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन थी वो अब पीका का मेयार किस तरह अबूर करती है। ये भी तकल्लुफ़ नहीं किया कि बता दिया जाए कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो जो कि खिलाफ कानून समझी जा रही है, वो फ़र्द कौन है जिसकी हवाले से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके लिए हसासियत रखती है, और उस फ़र्द के हवाले से ये बात अवाम उन्नास में फैल कर नफ़रत कैसे उजागर कर सकती है। ये कोई इंग्रेडिएंट्स थे ही नहीं, ना FIR में थे और ना FIA की इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई मतलब कोई मामूली सा भी अगर ये एविडेंस हो जाता कि फ़लाँ मिनट से लेकर फ़लाँ मिनट तक आपने ये बात की है वो बात की है। फरहान मलिक साहब को आखिरकार बेल डिनाई करने के चक्कर में उन्होंने 4 स्क्रीनशॉट्स लेके आए थे, उसके ऊपर मैं तबसरा ट्विटर पे भी कर चुका हूँ। वो स्क्रीनशॉट जो हैं वो बेमंतक थे अपने आप में खड़े हुए और उनको गलत कोट किया गया था। स्क्रीनशॉट्स के अंदर जैसे बैड बॉयज़ के नाम से उस स्क्रीनशॉट को यूज़ किया गया था बेल डिनाई करने के लिए, हालांकि वो पूरा स्क्रीनशॉट है बैड बॉयज़ ऑफ कराची, और वो MQM और फ़हीम कमांडो और उस वक्त के गैंग वॉर के मेंबर्स के हवाले से है। इसी तरह बूट वर्सेस यूथ जो एक तबसरा है बैनुल-अक़वामी तौर पे भी और पाकिस्तान में भी कि जहाँ अथॉरिटेरियन रजीम्स जो हैं वो उनके सामने जेनजी और यंग पॉपुलेशंस आ रही हैं, तो वहाँ पे किस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश। अब आपको चाहिए टाइटल पसंद नहीं है, लेकिन वो मवाद क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है उस टाइटल में। अगर टाइटल ही सही जो कि आप समझते हैं कि फ़लाँ आदमी के खिलाफ है, तो या तो बूट जो है वो असर खुद ही एक मुक़द्दस लफ्ज़ है और उसका इस्तेमाल ही जो है आप अपने नापाक ज़बान से कर नहीं सकते। बहरहाल ये केस तो उनका नहीं था, और इसीलिए जो दूसरे सेक्शन 26A के अलावा फरहान साहब पे लगाए थे वो तो इक्वली वो कम्प्लीटली मज़े का खेस थे। वो ये थे कि आप कोई ऐसी ऑफेंस करते हैं जो किसी नेचुरल पर्सन की डिग्निटी को ऑफेंड करता है। अब वो कौन है नेचुरल पर्सन और उसकी क्या डिग्निटी है और वो क्या मवाद है जो उसकी डिग्निटी के लिए ऑफेंसिव है, ये कोई बात ही नहीं थी। इसी तरह सेक्शन 16 जो है वो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के हवाले से है कि आप किसी की आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन इस तरह लीक कर दें कि जैसे उसको हार्म हो या वो एट रिस्क हो। अब ये पीका की वो ओरिजिनल शक्ल के ऑफेंसेस हैं कि जिस वक्त ख़वातीन को और बच्चों को हरासा करने के खिलाफ नाम नेहाद ये पीका लिया था, ये उसके ओरिजिनल कॉम्पोनेंट्स हैं। ये यहाँ पे किस तरह फिट होते हैं FIA समझाने से कासिर थी। अच्छा, दूसरा जो केस था वो तो एक बिल्कुल ही मजाक था। वो जिस सुबह को FIA की तहवील में फरहान साहब थे और ऐसा लग रहा था कि ये जैसी हो जाएंगे और इनकी ईद खराब कर नहीं पाएंगे हम और ये किसी तरह फिर बेल भी ले लेंगे,
ये उस वक्त की कहानी है 25 मार्च की। तो उस सुबह को जब वो कोर्ट में उनकी रिमांड एक्सटेंड करने के लिए एफआईआर जारी है, तो पीछे से एक नई एफआईआर तैयार होती है जो उसी सुबह की 9:30 बजे की एफआईआर है कि फलां कॉल सेंटर पे छापा पड़ता है क्योंकि उस कॉल सेंटर के अंदर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो रहा है और ये इल्जाम जो है, ये इस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के तहत फॉरेनर्स के पैसे जब्त कर लिए जाते हैं। कंप्लेन कौन कर रहा है? कोई बंदा मलीर में बैठा हुआ, जिसकी वजह से मलीर की ज्यूरिसडिक्शन बन गई और जिसकी वजह से उस दिन उनको ईस्ट के कोर्ट में पहुंचाने के बजाय मलीर लेके पहुंच गए थे और वहां से रिमांड भी उन्होंने ले ली थी। और आधी टीम हमारी जो है वो इधर थी, आधी उधर थी, हमें ड्यू नोटिस नहीं था, जिसके ऊपर फिर एफआईए के कोई इंक्वायरी करने का भी कहा था यूसुफ साहिबा ने, जो जेएम थी पहले केस में। बहरहाल ये इल्ज़ाम था, ये कम्प्लीटली भोंडा था और इसके अंदर फरहान मलिक साहब को सीधा सीधा फंसाया गया था कि किसी तरह उसमें ईद ख़राब होने ना होने का खदशा है तो यहाँ पे हो जाए। और उसके अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज्ड के बेसिस पे बेल डिनाई नहीं की जा सकती, एक स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज के बेसिस पे रिमांड ही नहीं दिया जा सकता। और हमने यही आर्ग्यू किया उस कोर्ट में कि आपने रिमांड ही नहीं देना चाहिए था एक केस में जहां पे आपने एक छापा मारा है और एक बंदे के हवाले से ना आपको एक वर्क मिला है, ना उसके हवाले से कोई, ना उसका नाम किसी टाइटल डॉक्यूमेंट पे, ना उसकी किसी से लेन देन, ना कोई और कुछ कह रहा है। एक बंदा जिसको आपने अरेस्ट किया है वो कहता है कि ओनर इसका फला है, लेकिन हमारा पेट्रन फरहान मलिक है। यानी ओनर भी फरहान मलिक को नहीं करार दे पाए क्योंकि दरहकीकत ओनर कोई और था और ये जो भी हो रहा था, ये जो भी कर रहा था, जैसे भी कर रहा था, सही कर रहा था, गलत कर रहा था, लेकिन इसका फरहान से कोई ताल्लुक नहीं था। और जज साहब के सामने जाहिर है ये, उनसे जब पूछा गया कि भाई आपके पास और कुछ है, तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने अंग्रेजी में वही बात दोहरा दी कि इनके पेट्रन है फरहान मलिक। तो जज साहब ने वहां पे भी, मैं शुक्रगुजार हूं, हालांकि इस केस में रिमांड भी नहीं देनी चाहिए थी और आज जो है डिस्चार्ज ही कर देना चाहिए था फरहान साहब को, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि जज साहब ने उसमें भी बेल दे दी। तो फरहान साहब आखिरकार इस वक्त एट लिबर्टी हैं। ये दोनों ट्रायल्स फेस कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन एट लिबर्टी है। अच्छा, अभी मुझे पता है आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। मुइज़ जाफरी से मैंने एक और सवाल पूछा कि इस समाअत के दौरान आपने क्या देखा कि क्या पीका जैसे जो कवानीन हैं वो उसी तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसा कि ओरिजिनली उनका मंशा या हदफ बताया गया था, या फिर अमलन हर कसो नाकस के कान ऐंठने के लिए ये कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी जिसकी जानिब से थोड़ा सा भी शुबा हो कि ये तयशुदा रियासती बयानिया के लिए ख़तरा हो सकता है। देखिए फरहान साहब एक मैं उनके साथ काम किया है, एक तजर्बाकार आदमी है, वो लूज बॉलें कराने के आदी नहीं है। यानी उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की है, अपने सैकड़ों घंटे उन्होंने टीवी किया है, कोई ऐसी बात नहीं की है जिसको आप उनको पकड़ के कह सकें ये आपने खबर गलत दी है। अव्वल तो वो खबर देते ही नहीं है, वो तज्जिए करते हैं। और ये जो लोग टीवी में काम किया करते हैं या दहाइयों से जिस तरह आप लोगों ने काम किया है, तो हम वैसे ही कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि हम कोई ऐसी बात ना करते हैं जो सुनी सुनाई है। हम अगर किसी बेसिस के ऊपर तज्जिया करते हैं जो हमारा है तो वो बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन तज्जिए जो है वही क्योंकि सबसे ज्यादा खलते हैं, तो उसके लिए क्योंकि कोई कवानीन है नहीं, तो उसको खबर की रूप देके और खबर का नाम देके आप लोगों को पकड़ रहे हैं। फरहान साहब के साथ यही हो रहा है। और देखें, कल आपके और मेरे साथ होने में कोई तकल्लुफ मजीद बाकी नहीं है। ये इस मेयार पे, जिस मेयार पे आज फरहान साहब की जिंदगी के 15 दिन और उनकी एक ईद ज़ाया की है, और वो मजहबी परहेजगार आदमी है, उनके आखिरी अशरा रमज़ान का ज़ाया किया है, उनको ये सबक हम सब के लिए है कि आपको किसी भी इल्ज़ाम में हम पीका के तहत पकड़ लेंगे, और वरना तो हम आपको किसी चोर के साथ मुलविस कर देंगे। और कोर्ट्स जिनका काम है रिमांड देते हुए, और ये इसके ऊपर जजमेंट्स हैं, आज हमने ये जजमेंट्स भी कोर्ट की, बाबर सत्तार साहब की बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है कि ये मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो रिमांड देते हुए ये तयन करे कि भाई किस बात का रिमांड। यानी एक आदमी को आपने पकड़ लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो आप ही का हो गया कम से कम 3 दिन के लिए या कम से कम 4 दिन के लिए। आप बताएं ना आपने क्यों पकड़ा है। ठीक है, आपने इस इल्जाम में पकड़ा है, अब आप बताएं कि इस इल्जाम में ऐसी क्या चीज है जिसकी तहकीक के लिए आपको इस बंदे की जरूरत है। अगर वो इल्जाम ये है कि भाई फला कॉल सेंटर था तो जाके कॉल सेंटर का रिकॉर्ड आपने सीज कर लिया, अब इसको पकड़ के रखने की क्या जरूरत है। और ये एक मुसल्लम उसूल है हमारे क्रिमिनल लॉ का, जितना भी वो फरसूदा है, कि बेल के डिनायल बजरिया पनिशमेंट, एक आदमी को सबक सिखाने के लिए कोर्ट बेल नहीं डिनाई कर सकती। इसी तरह रिमांड भी बजरिया पनिशमेंट नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है। और ये आपने देखा है प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस ही पनिशमेंट है। इन ट्रायल्स में कुछ भी नहीं है, इसमें प्रूवेबल कुछ भी नहीं है, ये म्यार कोई भी नहीं मीट कर सकते। इन्होंने सबक सिखाना था हम सबको, एक चिलिंग इफेक्ट लाना था तज्जिए पे, और सबक फरहान मलिक साहब को बराह रास्त और उनके वास्ते हम सबको सिखाना था और सिखा दिया। जी भाई, हाइट ऑफ कॉम्पिटेंस कहें, इनकॉम्पिटेंस कहें, हमारे जो FIA के दोस्त हैं, जब भी वो इस किस्म के केसेस करते हैं
उसमें बहुत ही कॉमन सेंस और बुनियादी चीज़ें भी नहीं होती उसमें। और फिर भी आप देखें कि 17 दिन एक बंदे को आप जेल में रख सकते हैं, वो एक जगह बेल कराए दूसरे केस में डाल सकते हैं, आप उसकी फैमिली जो है वो अलग कर्म में है, आप किसी की कहीं पे ख्वाहिश है कि जी इसको ईद जो है वो सलाखों के पीछे करानी है, वो आप करा लेते हैं। आज जब इनका ये बेल हो जाता है अदालत से, तो साफ़ी बरादरी, उनके जो अपने 15 उनके साथ जो को वर्कर्स हैं, वो सब शुक्राने आज कर रहे हैं। लेकिन ये जो 17 दिन का जो हिसाब किताब है, ये जो आपने एक मेंटल कर्ब से गुजारा एक सहाफ़ी को, और बिल्कुल बचकाना मज़ाक़ खेज़, मतलब आप जो इस्तेलाह इस्तेमाल कर लेना, वो FIR हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, कुछ भी नहीं उसमें। मतलब आप एक 5 क्लास के बच्चे को भी देंगे ना, तो वो भी बोलेगा कि ये क्या है, ये एंटी स्टेट जैसा सीरियस चार्ज आप लगाते हैं लोगों पे। एंड रिजल्ट देखें क्या निकल रहा है। रियासत जो है वो बेवकूफ़ नहीं होती। एंड रिजल्ट ये है कि आज हम सब शुक्र अदा कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो बाहर आया। इसको भी हम प्रिविलेज के तौर पे ले रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो हमें ये एहसास है कि हमारे हुकूक गसब हुए, वो तो है, लेकिन साथ साथ हम यार शुक्र है वो बाहर आ गया। इसी तरह जो गायब लोग हैं, हम ये नहीं कि ये क्राइम है कि ये गायब क्यों है, हम कहते हैं बस वापस कर दो, यार अल्लाह का शुक्र है वो वापस आ गया और जिंदा वापस आ गया। तो अब इस लेवल पे तो ले आए हैं वो, इस लेवल पे हम आ गए हैं। लेकिन आई थिंक जिस दिन अब ये हिसाब किताब शुरू हो ना, कितना दिन किस चक्कर में रखा था जेल में, तो तभी इस पे ये कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो हम यही शुक्र करते हैं कि एक शुक्र है, ये शुक्र है कि कोई तीसरा मुकदमा नहीं कायम हुआ। हाँ, वरना उसी वक्त जेल चाहते अदालत के गेट पे दोबारा गिरफ्तार कर सकते थे। और भी लोग हैं ना इस वक्त मुल्क में, कोई बलूचिस्तान में MPO के तहत है, कोई कहाँ पर है, कुछ नहीं कर सकते। साफ़ी अहमद नूरानी के 2 भाई अभी तक लापता हैं। हाँ, वज़ारत दिफा ने साफ साफ कोर्ट में बता दिया कि भाई साहब हमारे पास नहीं है, आगे पता करें। हाँ। तो प्यारा पाकिस्तान, उसमें पीका का कानून हम सब के सामने है, क्या हो रहा है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो बात करेंगे ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग की। वेलकम बैक। हम अपने प्रोग्राम में कई प्रोग्रामों में आपको बता चुके हैं कि सैकड़ों जो नौजवान हैं वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात के तहत। और हम ये भी बताते रहें कि सरकारी जो इदारे हैं उनकी तहकीक के मुताबिक कोई ब्लास्फेमी बिज़नेस ग्रुप है जिसने इन लोगों को फंसाने के लिए बुनियादी जाल बुना है। और इनमें से जो पाबंद सलासल लोग हैं उनमें से 100 से ज़ायद लोगों के वालिदैन की जानिब से इस ब्लास्फेमी बिज़नेस ग्रुप स्कैंडल की छानबीन के लिए एक सरकारी कमीशन की तैनाती के मुतालबे की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जस्टिस एजाज इसहाक समाअत भी कर रहे थे। अचानक से कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ये केस एक डिवीज़नल बेंच को मुंतकिल कर दिया। डिवीज़नल बेंच में शामिल एक जज मोहसिन अख्तर कियानी वो भी हैरान थे कि जब एक सिंगल बेंच तफसीलन यह मुकदमा सुन रहा है और रेगुलर समाअत हो रही है तो फिर इसके लिए ये बेंच इसको मुंतकिल करने की क्या ज़रूरत थी। चुनांचे जस्टिस कियानी ने केस की हंगामी नौइयत को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बिला ताख़ीर इस केस को उसी बेंच के पास भेजेंगे जहां ये ऑलरेडी ज़ेर समाअत है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं जो मुतासरा नौजवान हैं, उनके वालिदैन की जानिब से जिन्होंने पिटीशन की है, उनके एक वकील उस्मान वड़ाई साहब। वड़ाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो खबर आ गई, अब इसके पीछे ये क्या है कि ये टेबल टेनिस क्यों खेली जा रही है, हालांकि बहुत हसास मसला है जिसमें कि सरकारी इंसानी हुकूक का कमीशन भी गवाही दे चुका है कि यस ये हकीकत है, ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच की भी आ गई है रिपोर्ट, और भी कई रिपोर्टें जो है वेरीफाई कर रही हैं, और डे टू डे समाअत भी हो रही थी अच्छी खासी। तो ये जो तब्दीलियां आ रही हैं इनके पीछे किस तरह के जो प्रेशर्स हैं जिन्होंने इसको एक पिंग पोंग का मैच बना दिया इस जैसे केस को? जी शुक्रिया मुर्शिदुल्लाह खान साहब और जिलानी साहब। वो एक इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है, हवा से लुकमा तर खा गई लहजे का जलाल, वाह, अब किसी हर्फ को हुर्मत नहीं मिलने वाली। वाह। हमारे निज़ाम अदल में
इंसाफ के ऐवानों में दरअसल अब अलमिया ये है कि सिर्फ नौकरी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली जो उन मनसब पे बैठे, उस मनसब के साथ जो जिम्मेदारी अटैच है, जो उस जो हल्फ उठाया गया है उसके साथ, जो हल्फनामे के साथ जिम्मेदारी अटैच है, इंसाफ की फराहमी, वो कहीं गुम हो चुकी है। हमारा ये जो पर्टिकुलर मामला है ब्लास्फेमी कमीशन की तश्कील वाला, इसमें 16 समातें हो चुकी थी और एट लेंथ इसमें दोनों फ्री कैंप की तरफ से दलाइल जो हैं वो दिए जा चुके थे। एंड आउट ऑफ नोवेयर द मैटर वाज सेंट टू अ डिवीजन बेंच, जिसकी समझ बिल्कुल कतन आई। आज फिर इस मामले के ऊपर जब अदालत में पहुंचे तो ये मामला सामने आए। बुनियादी तौर पर मुश्किल खान साहब, दो वजूहात हैं। एक आप हिचकिचाहट का नाम दे लें और दूसरा एक तनाज़ा है जिसकी वजह से ये जो मुकदमात हैं ये शटल कॉक की तरह उसकी हैसियत अख्तियार कर गए हैं और एक अदालत से दूसरी अदालत और दूसरी अदालत से तीसरी अदालत और तीसरी अदालत से चौथी अदालत में इनको भेज दिया जाता है। हिचकिचाहट की बात यह है कि जो जितने भी ब्लास्फेमी के मामलात हैं उनमें बेल पटिशन्स हों, हमारी रिट पटिशन हो या क्रिमिनल अपील्स हों, जो साल हर साल से वहाँ पे ज़ेर इल्तवा हैं, बेशतर जजेस ऐसे हैं जो उनकी समाअत करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके लिए उन्होंने जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उनको अपनी नोटिंग भिजवाई कि ये मामलात जो हैं हमारे बेंच से हटा लिए जाएं और किसी और बेंच को तफवीज़ कर दिए जाएं जो इनकी समाअत करे। पहली वजह। दूसरी वजह अनफॉर्चुनेटली ये तो सबके इल्म में होगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला है और उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से जिनकी सीनियरिटी को जेपटाइज किया गया बाय वर्च्यू ऑफ दी ट्रांसफर ऑफ दी एक्टिंग चीजें, तो उस वजह से जो एक वहाँ पर रिस्क कायम है कि एक तरफ से जो केसेस मार्क करके बेंचेस को भिजवाए जाते हैं वो दूसरी तरफ से रद्द अमल आता है और उन केसेस को वापस भिजवा दिया जाता है। तो इन दो एक तनाज़ा जो जजेस के दरमियान एक रिस्क पाई जा रही है और दूसरा एक हिचकिचाहट जो कि कतन एक जज के मनसब के साथ नहीं की जा सकती। जी, ये जो कॉन्टेक्स्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या हमारी हायर कोर्ट्स में जो कुछ हो रहा है वो तो हमारे सामने है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये एक चलता केस और आपने खुद कहा कि 17 समातें हो चुकी हैं, उसके बाद रूल्स में हमारी तो लिमिटेड एक नॉलेज है। हमने जब देखा है कि अगर केस ट्रांसफ़र होता है कहीं और तो या तो ये होता है कि जज पे एतराज़ है एक फरीक को और वो जायज़ समझा जाता है तो फिर या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है या जज खुद रिक्यूज़ कर ले। ये ऐसा तो नहीं हुआ इस केस में? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपने दुरुस्त फरमाया। और हमारे इस केस में जो ब्लास्फेमी कमीशन की तश्कील वाला केस है इसमें ये अटेम्प्ट्स की गई दूसरी जानिब से कि किसी तरह इस कोर्ट से ये केस ले लिया जाए और इसमें ट्रांसफर एप्लीकेशंस भी मूव की गई जिनको विद कॉस्ट डिसमिस किया गया। इसमें जिलानी साहब असल कानून का तकाजा ये होता है कि जो जज बैठा है या तो वो रिक्यूज कर जाए या वो कहे कि ये ऐसा मुफादे आमा का या ऐसा सेंसिटिव मामला है और मैं अकेला इसको सुनने से कासिर हूँ और लिहाजा ये डिवीजन बेंच या किसी लार्जर बेंच को भिजवा दिया जाए। तो उस सूरत में वो रेफर करता है मैटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट और वो चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट विद रिगार्ड टू दैट रेफरेंस कोई लार्जर बेंच या डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दे तो वो आइन कानून और मंशा उसके मुताबिक है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर अगर ये अथॉरिटी एक्सरसाइज की गई है जिसका आज बरमला इजहार डिवीजन बेंच ने किया कि ना हाई कोर्ट रूल्स इजाजत देते हैं ना कोई कानून इजाजत देता है कि एक केस जिसकी 16 समातें हो चुकी हैं और एक केस जिसके ऊपर मुदल्लल दलाइल जो हैं वो पिछली 16 समातों में दिए जा चुके हैं और वो अपने कंक्लूजन के करीब है और अचानक से उठा के तो किसी दूसरे बेंच को भेज दिया जाए, कानून इसकी कतई इजाजत नहीं देता। तभी फिर शुकूक व शुबात जन्म लेते हैं ना कि या प्रेशर है क्या है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उस्मान वड़ाइच बहुत बहुत ये दुनिया बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी प्रोग्राम का हमारा टाइम हो रहा है तो ये इसीलिए मिस्टीरियस है। समझ तो आप गए होंगे। हाँ, समझ तो आप गए होंगे। मज़ीद हम क्या बोलें। इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हमें यहीं इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़ और शब बख़ैर।